विद्यार्थियों को उपन्यास पढ़ना है, हम लोगों को अनुवाद सीखना है, मुझको कार्य समाप्त करना है, वह दूध से अधिक दही पसंद करता है। द बुक इज ऑन द टेबल, ही वर्कड टिल 8 o'clock, ही इज एट होम, ही लिव्स इन यूपी। ठीक है, इसी प्रकार से संसार के सभी देशों में खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ रही है। इस बगीचे के सभी वृक्षों के फल मीठे हैं। अब मैंने जितना सर्कल किया है, को से, ऑन, टिल, एट, इन, के में, की, के, ये सारे ऐसे शब्द हैं जिनके बिना अगर इन वाक्य में से इन सभी को हटा दिया जाए तो जितना भी वाक्य मैंने आप सबको बताया है उसका कोई भी अर्थ नहीं बचेगा। कहने का अर्थ ये है कि ये वाक्य क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं विभक्तियां और इंग्लिश में ये एक प्रकार से प्रीपोजिशन के रूप में आते हैं, जो उसके साथ जो और भी पद हैं वाक्य के उसका क्रिया के साथ क्या संबंध है उसको बताने में ये हमें सहयोग करते हैं, यानी कि वाक्यों को जोड़ने का ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये कारक चिन्ह के नाम से भी इनको जाना जाता है, इनको विभक्तियां भी कहते हैं हिंदी में, और इसके बिना कोई भी वाक्य है वो बन नहीं सकता। ठीक है, वो मतलब अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बन सकता। ऐसे तो वाक्य क्या बताएंगे उसको, जब अर्थपूर्ण होता है तभी वो वाक्य कहलाता है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको इसी बारे में बताऊंगा कि ये जो कारक होता है क्या होता है, क्रिया के साथ उसके कैसे संबंध होते हैं और वो किस प्रकार से वाक्य में अपना महत्व रखते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वो किस प्रकार से इंग्लिश में जब हम देखते हैं तो वो एक प्रीपोजिशन की तरह कार्य करता है, और इन सभी का हमारे अनुवाद करने में, हिंदी से इंग्लिश बनाने में और इंग्लिश से हिंदी बनाने में हमारा कितना मदद करते हैं और किस प्रकार मदद करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। तो ठीक है, मेरा नाम है राजेंद्र कुमार जायसवाल और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के इस इजी ट्रांसलेशन चैनल में। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च के बाद आप लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि जो भी बच्चे चाहे वो अनुवाद सीख रहे हो, चाहे हिंदी सीख रहे हो, चाहे अंग्रेजी सीख रहे हो, ठीक है, चाहे बोलना सीख रहे हो या लिखना सीख रहे हो, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी साबित होगा। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लाइन टू लाइन देखिएगा, लाइन टू लाइन सुनिएगा, और एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देखिए, तो दोबारा सुनिए और इसका लाभ पूरा उठाइए आप। तो ठीक है, बिना कुछ देर किए जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो हिंदी में वाक्यों को जोड़ने के लिए कारक और विभक्ति, यानी कि जिसे हम कारक चिन्ह बोलते हैं और इंग्लिश में प्रीपोजिशन बोलते हैं, ये दोनों बहुत जरूरी होता है। कभी कभी पे ये दिखाई देता है, कभी ये दिखाई नहीं देता, यानी कभी ये प्रत्यक्ष होता है तो कभी ये परोक्ष होता है, कभी छिपा हुआ रहता है, ओमिटेड रहता है ना। तो इसके बिना वाक्यों का कोई भी अर्थ निकलना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, जैसे मैंने आप सबको ये बताया है। तो अब आ जाते हैं हमारे मेन चैप्टर में। हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए कारक यानी कि केस और विभक्तियां, ठीक है, जो उसके साथ चिन्ह होते हैं वो, और इंग्लिश में अगर कहें तो प्रीपोजिशन। ठीक है, इस सब का वाक्य बनाने में क्या महत्व होता है वो हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं हिंदी के वाक्य में क्या होते हैं, मूल तत्व कितने होते हैं। हिंदी के वाक्य में मूल तत्व 3 प्रकार से होते हैं। अगर जब भी एक वाक्य बनता है तो उसमें इन 3 चीज़ों को जानना जरूरी रहता है कि उसके में वाक्य का कर्ता कौन है, वाक्य में कर्म क्या है और वाक्य में क्रिया क्या है। वैसे देखा जाए तो इन सब तीनों में बहुत अधिक बलवान और शक्तिशाली बताया जाए, माना जाए तो एक वाक्य का सबसे जो जान होती है ना वो होती है क्रिया में। ठीक है, तो क्रिया का ही इसीलिए इतना बड़ा रोल रहता है, और क्रिया अगर मूल रूप में रहती है तो उसके साथ में टेंस के साथ में लग के, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में लग करके ये अलग अलग तरह से अपना मीनिंग बनाते हैं। और ठीक है, वाक्य के उसके परिस्थिति, उसके टेंस के हिसाब से उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हम कि ये कर्ता क्या होता है। कर्ता वो होता है जो क्रिया है ना वाक्य में, जो मैंने कहा कि एक वाक्य की जान क्रिया होती है, तो क्रिया को जो करने वाला होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कर्ता। वो कर्ता क्या करता है, जो भी काम करता है, जो भी एक्शन लेता है वो क्रिया होती है, और जो एक्शन को करने वाला होता है वो कर्ता होता है। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार से क्रिया जो होती है, जब एक कर्ता कोई भी काम करता है, कोई कार्य करता है, उस वाक्य में क्रिया के साथ जो संबंध बनाता है और जिसका ऊपर ये प्रभाव पड़ता है, कर्ता करने वाले के कार्य का जो प्रभाव, उसके क्रिया का प्रभाव जब किसी पे पड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। ऑब्जेक्ट बोलने से सीधा सीधा समझ में आता है कि शायद कोई वस्तु होगी, है ना, लेकिन ये एक व्यक्ति भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये उसको कहते हैं हम लोग कर्म। तो किसी भी वाक्य में ये 3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं और इन तीनों को जानना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इन तीनों को जानने के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि क्रिया के साथ संबंध बनाने वाले, एक वाक्य के पद में
क्रिया के साथ संबंध बनाने वाले 8 कारक होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कारक बोलते हैं। और वो कारक तभी कहलाता है जब उसके साथ में विभक्ति चिन्ह आती है, और उस विभक्ति चिन्ह के साथ में जब वो मिलता है तब वो बताता है कि वो क्रिया को करने वाला है या क्रिया के ऊपर प्रभाव डालने वाला है, या फिर जिसके माध्यम से क्रिया हो रही है वो है, या जिसके साथ में संबंध बनाता है वो है। तो ठीक है, ये 8 प्रकार के होते हैं। वैसे मूल रूप से देखा जाए तो ये 6 प्रकार के होते हैं। हाँ, तो अब तक तो हो गई हिंदी और इंग्लिश सीखने की बात। अब आती है बारी अनुवाद की। तो अगर आपको अनुवाद करना है या किसी को भी हिंदी से हिंदी वाक्यों का अगर इंग्लिश में अनुवाद करना है, जो कि ज़्यादातर लोग कठिन ही मानते हैं, ठीक है ना, तो अगर हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना है तो आपको क्या पहचानना पड़ेगा मेरे भाई? पहले पहचानना पड़ेगा आपको कर्ता क्या है, कर्म क्या है और क्रिया क्या है। ये 3 चीज तो आपको पहचानना ही पड़ेगा, बाकी किसी को पहचानो या ना पहचानो, लेकिन इन तीनों को पहचानेंगे कैसे आप? जब तक आपको कारक की समझ ना होगी तो कैसे पहचानोगे कि कर्ता कौन सा है? तो ठीक है, अगर कर्ता क्या है, कर्म क्या है, इनको पहचानोगे तो ही आप अनुवाद अच्छे से बना पाओगे। तो ठीक है, तो क्रिया के साथ जितने भी प्रकार के संबंध बनाते हैं वाक्य पद, उसी को हम लोग बोलते हैं कारक। तो आइए कारक के बारे में विस्तार से जानते हैं, ठीक है। और ये कारक ही है जो आपको बताएगा कि सही अनुवाद कैसे। जैसा आपने देखा, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ संबंध सूचित हो उसको कारक कहते हैं, ठीक है। वैसे कारक के बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया है, ठीक है। कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उसे विभक्ति कहते हैं, जैसे मैंने बता ही दिया आपको। और वो विभक्ति चिन्ह और वो संज्ञा और सर्वनाम, ये दोनों मिलकर ही कारक कहलाते हैं, ठीक है। ना अकेला संज्ञा कारक होगा और ना ही अकेली विभक्ति कारक होगी। दोनों जब मिलते हैं और दोनों मिलकर के जब क्रिया के साथ संबंध वो बनाते हैं जिस प्रकार का, उसी से वो कहलाता है कारक, ठीक है। और किस प्रकार का कारक है उसका निर्धारण आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से हम मानेंगे कि कौन करता है और कौन कर्म है, ठीक है। तो ठीक है, देखिए जैसे अभी मैं पहले बता देता हूं आपको, कारक जो होते हैं, कारक के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, ठीक है। अब इन 6 भेदों में से 2 ऐसे हैं जो एक तो कर्ता से निकल के आया है और एक संबंध से निकल के आया है, ठीक है। तो कर्ता कारक से निकलने वाला संबोधन है और संबंध से निकलने वाला संप्रदान है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अभी देखो इनका चिन्ह है, तो वैसे आप लोगों को मालूम नहीं होगा, फिर भी बता देता हूं आप सभी को। जो कर्ता ने, आप सबको याद होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके की रारे री नाने नी, और अधिकरण में परपास, संबोधन है अरे अजी अरे अहो, ये सब ठीक है। लेकिन दिक्कत की बात क्या है भाई? ये सब तो पढ़ लिया, सबको याद है यहां तक, लेकिन समस्या क्या होती है? समस्या तब आती है जब से, देखिए ये जो से है ये करण में भी है और यही से आपको मिलेगा आपको अपादान में भी, ठीक है। ये जो से है करण, कर्ता ने कर्म को करण से, अब से का मतलब क्या होता है? जिसके माध्यम से, ठीक है, जिस किसी के भी माध्यम से कोई काम हो या जिसकी सहायता से काम हो तब हम उसको करण कारक बोलते हैं। लेकिन अगर जहां पर कोई चीज हमेशा से किसी के लिए अलग हो जाए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वो हमेशा के लिए गिर गया, दोबारा पेड़ में जुड़ेगा नहीं, तो जहां अलगाव की बात हो तो वहां पर होता है अपादान। तो आपको ये डिफरेंस वाक्य को पढ़कर समझना होगा कि ये वाला से कौन सा है और ये वाला से कौन सा है, तब आपको समझ में आएगा कि वो करण कारक है या अपादान कारक है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको कर्म कारक में भी को मिलेगा और आपको संप्रदान कारक में भी को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब कंफ्यूजन होने वाला, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आगे का वीडियो देखते रहिए। तो मैं बता रहा था जैसे मुख्य भेद इसके 6 होते हैं, बाकी दो कारक हैं, संप्रदान कारक से निकला माना जाता है और संबोधन कारक जो है कर्ता कारक से निकला माना जाता है, ठीक है। तो वाक्यों को जोड़ने का काम ये करते हैं, इनके बिना वाक्य का कोई अर्थ नहीं होता, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ठीक है, पहला कारक आपका क्या है? कर्ता कारक, है ना। जैसे मैंने बताया कि कर्ता वाक्य को, एक वाक्य में कई प्रकार की संज्ञा हो सकते हैं ना। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि चलो एक बड़ा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि कारक लोग बोलते हैं क्या है क्या है क्या है, ये आज तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा कि कारक कुछ नहीं है। कारक मात्र जो संज्ञा है या उसके स्थान में आने वाला जो सर्वनाम होता है, ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम ही होता है और कोई चीज नहीं होता है कारक। वो संज्ञा या सर्वनाम होगा, उसके साथ में वो क्रिया के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, उसका किस प्रकार का संबंध है,
इसी विभक्ति चिन्ह से डिसाइड होता है कि वो कौन सा कारक है, ठीक है। लेकिन होता वो क्या है, मुख्यतः संज्ञा या सर्वनाम ही होता है। जितने भी 8 कारक की बात मैंने बताया है वो सब के सब संज्ञा या सर्वनाम होते हैं, ठीक है। लेकिन उनका महत्व, उनका अर्थ तभी निकल के आता है जब वो विभक्ति चिन्ह के साथ में मिलते हैं। जैसे कर्ता का क्या होता है, विभक्ति चिन्ह ने होता है। लेकिन इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ने का कोई अनुवाद नहीं होता है, इसीलिए जहां पर ने लगा हो आप बिल्कुल से समझ जाएंगे कि ये कर्ता कारक है और इसका कोई इंग्लिश में इसका अनुवाद अलग से बनाने की जरूरत नहीं होती है। एक वाक्य में कई प्रकार की संज्ञाएं हो सकती हैं, लेकिन कोई एक संज्ञा होगा जो आपका कर्ता कारक होगा, सब्जेक्ट होगा आपके वाक्य का, ठीक है। तो उसको पहचानने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन अगर मैं सारे रूल्स के बारे में अगर डिटेल्स में जानकारी दूं आपको तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए चलिए आपको मैं संक्षेप में बता देता हूं कि किस प्रकार से ये कर्ता कारक होता है। तो जैसे मैंने बताया अभी, हिंदी में विभक्ति अकारक चिन्ह के बाद जो नाउन आता है वो वाक्य का कर्ता। देखिए कर्ता को कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है। अब आप ये मत बोलिएगा कि आपने तो कहा था कि भाई जो बाद में आता है वो होता है, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे रूल्स हैं, इन सब के बारे में आपको मैं जल्दी जल्दी में बता दे रहा हूँ और आप इससे समझिएगा कि कर्ता यानी कि वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, ठीक है। तो हिंदी में विभक्ति यानी कारक चिन्ह के बाद जो आता है, जो नाउन आता है, उसको हम लोग बोलते हैं कर्ता, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कर्ता। दूसरा, इंग्लिश में जो प्रीपोजिशन होता है, अगर इंग्लिश के वाक्य में देखेंगे तो इंग्लिश में जो प्रीपोजिशन है उसके पहले आता है जो नाउन, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, यानी कर्ता। तो हिंदी की विभक्तियों के बदले में क्या होता है, इंग्लिश में प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन जैसे का, की के लिए हो गया आपका ऑफ, में के लिए हो गया आपका इन, और पर के लिए हो गया आपका ऑन, एट, और जैसे से के लिए हो गया आपका फ्रॉम, बाई, विथ, ठीक है। जब ऐसे वाक्यों में एक से अधिक प्रीपोजिशन आता है, ठीक है, कैसे वाक्यों में जिसमें एक से अधिक प्रीपोजिशन है, आप तो कहोगे भाई आपने कहा था प्रीपोजिशन के बाद में जो आता है वो नाउन जो है आपका, जो प्रीपोजिशन के फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले जो आता है वही नाउन कर्ता होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि आपने तो ऐसे कहा था, लेकिन ये सारे रूल्स को ध्यान में रख के आप डिसाइड करिएगा कि कर्ता कौन है, ठीक है। जैसे द प्राइस ऑफ एडिबल्स इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, कितने प्रकार के प्रीपोजिशन है, यहाँ आपका आ गया ऑफ, फिर उसके बाद आ गया इन, उसके बाद आ गया आपका फिर से आप, ठीक है। यानी क्या हो गया, नाउन फिर प्रीपोजिशन फिर नाउन फिर प्रीपोजिशन फिर नाउन, इस तरह से आया है ना। तो अभी आप क्या करेंगे, इसमें आपको देखना है कि भाई पहला वाला जो प्रीपोजिशन कौन है, उसके पहले जो आने वाला नाउन है, ठीक है ना, ये पहले आने वाला जो नाउन होता है, जैसे कि इसमें है प्राइस, वही इस वाक्य का सब्जेक्ट होगा। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, आपका प्राइस है, ठीक है। इसी प्रकार से संसार के है ना, सभी देशों में पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं। तो अब इसमें क्या है, आप कैसे, यहाँ तो लोग एकदम गच्चा खा जाएंगे भाई कि ये क्या है, इसमें कौन सा आपका, इसमें कौन सा कारक है, यहाँ तो मुश्किल में पड़ जाते हैं लोग इस तरह के, ये तो चकमा देने वाली बात होती है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, संसार के सभी देशों में, संसार के सभी देशों में खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं। अब बताओ इसमें कर्ता कौन है, अच्छे अच्छे धोखा खा जाएंगे इसमें कि यहाँ कर्ता कौन है, ठीक है। ना संसार है, ना देश है, और ना ही खाद्य पदार्थ है। और चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो कीमत है ये आपका यहाँ पर, यहाँ इसका कर्ता है इस वाक्य का, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब आप ये सारे रूल जानेंगे तब आप कर्ता को पहचान पाएंगे। द फ्रूट्स ऑफ ऑल द ट्रीज ऑफ दिस गार्डन आर स्वीट, इस बगीचे के सभी वृक्षों के फल मीठे। अब यहाँ बताओ कौन है कर्ता, ठीक है। बड़े बड़े जानकार लोग यहाँ पर धोखा खा जाते हैं, ना तो यहाँ पे ईस है, ना बगीचा है, ना वृक्ष है, ठीक है। यहाँ पर जो कर्ता है वो क्या है, फल है। क्यों है, क्योंकि क्या बोला गया है, द फ्रूट्स ऑफ ऑल, तो यहाँ प्रीपोजिशन, पहला प्रीपोजिशन क्या है, ऑफ, और इसके पहले आने वाला जो नाउन है वो क्या है, फ्रूट्स है, ठीक है। तो ये फ्रूट्स जो है यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं कि कर्ता क्या होता है। आगे चलते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल है। कुछ वाक्यों में कारक की विभक्ति चिन्हों का प्रयोग ही नहीं होता। अब तो आप बोलोगे सर आपने तो बोला था भाई कि वहां पे ये नहीं लगा होगा तब वो करता होता है, फिर आपने बता दिया ऐसा ऐसा रूल होगा तब वो करता है, अब आप बता रहे हो कि जहां नहीं भी होगा वो करता है। तो भैया देखो ये सभी चीज आपको पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप वाक्यों को समझेंगे, ठीक है। जैसे कुछ वाक्यों में क्या होता है, कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग ही नहीं होता है। जैसे लड़के फुटबॉल खेलते हैं, अब बताइए यहाँ पर कौन सा विभक्ति चिन्ह तो कोई लगा नहीं है, तो आप कैसे पहचानोगे कि इसमें कर्ता कौन सा है, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों में कर्ता वो होता है जो आपके कौन का उत्तर देता है, ठीक है। कौन और क्रिया दोनों को मिलाकर के आप पूछेंगे सवाल, तो जो उसका उत्तर मिलेगा वो होगा उसका सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, लड़के फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ कौन हो गया, उसके बाद आपकी क्रिया हो गई खेल, तो कौन खेल रहे हैं,
तो आंसर क्या होगा आपका लड़के। तो जब आप ये आंसर दोगे तो यही आपका ये सब्जेक्ट है। उसी प्रकार से वह चाय बना रही है, अब इसमें सवाल क्या होगा, कौन बना रही है, तो वह बना रही है। तो यहाँ पे ये वह जो सर्वनाम है ये यहाँ पर आपकी कर्ता है, ठीक है। विभक्ति चिन्ह के बिना भी आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें कर्ता कौन है, ठीक है। कुछ वाक्यों में क्या होता है, विशेषण ही कर्ता होता है। ऐसे ऐसी गजब की चीज बताने जा रहा हूं ना कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको एकदम परफेक्टली पता चल जाएगा कि वाक्य में भाई कर्ता कौन होता है, ठीक है। बाकियों के बारे में तो मैं बताऊंगा आगे आपको, लेकिन कर्ता को पहले पूरी तरह से समझ लो कि कर्ता कौन होता है वाक्य में। तो कर्ता क्या है, कुछ वाक्यों में विशेषण वाक्य का कर्ता होता है। कैसे, जैसे धनी सुखी है। अब भैया यहां पर देखो कि क्या है, धनी क्या है, धनी क्या है, यहां पर विशेषण है ना, जिसके पास ज्यादा धन होता है उसको धनी बोलते हैं। तो विशेषण के साथ में आया है, तो ये क्या है, ये वाक्य का कर्ता है। इसमें धनी क्या है, सुखी है, गरीब क्या है, दुखी है, रोगी क्या है, लाचार है। तो इस प्रकार से वाक्य में जो विशेषण होता है वही कर्ता होता है, ठीक है। यहां भी आपको विभक्ति चिन्ह देखने को नहीं मिलेगा। कुछ वाक्यों का कर्ता उसका क्रियार्थक संज्ञा होता है, जैसे धातु के साथ में ना मिलके आता है, जैसे योग करना, ठीक है। योग करना लाभदायक है। अब इसमें भी विभक्ति चिन्ह नहीं है, लेकिन आपको समझ में आएगा कि योग करना क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। शराब पीना आपका सब्जेक्ट है, चोरी करना आपका सब्जेक्ट है, कर्ता है, ठीक है। और से के पहले आने वाला संज्ञा या सर्वनाम भी वाक्य का कर्ता होता है, जैसे उस मरीज से चला नहीं जाता। अब आप कहोगे सर आपने तो बताया था से जो होता है करण कारक होता है, यहाँ पर करण कारक नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर ये क्या है, को और से के पहले जो आ रहा है वो संज्ञा या सर्वनाम यहाँ इस वाक्य का कर्ता है। जैसे कि उस मरीज, क्या बताया गया यहाँ पे, उस मरीज यहाँ पे करता है। उससे बैठा नहीं जाता, उनसे खाया नहीं जाता। अध्यापक ने, ये तो पहचान ही लोगे आप यहाँ पे, क्योंकि ने दिया है। प्रसाद ने गेट खोला, यहाँ भी ने दिया है। राम ने किताबें खरीदी, ये भी ने दिया है। तो ये आप इसको तो आसानी से पहचान लोगे भाई कि ये आपका कर्ता कारक है। कर्ता इसमें, सब्जेक्ट इसमें राम है, प्रसाद है, अध्यापक है। तो के और रे के पहले आने वाला संज्ञा हो या सर्वनाम हो, दोनों भी वाक्य के कर्ता हो सकते हैं। कैसे, उसके 3 गायें हैं, मेरे 2 भाई हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, के और रे आ रहा है, लेकिन ने तो है नहीं विभक्ति चिन्ह यहाँ पे, के और रे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, ये कर्ता कारक है। इसमें उसके यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, कर्ता है। अब मेरे यहाँ पे सब्जेक्ट है, कर्ता है। विभक्ति के बाद आने वाली संज्ञा भी निम्न प्रकार से वाक्य का कर्ता होता है। कैसे, अब आप कहोगे इसमें राम की गायें काली है, कह दोगे कि राम यहाँ पे करता है। राम नहीं है भैया, करता यहाँ पे, करता यहाँ पे क्या है, गायें हैं, ठीक है। क्यों, जो विभक्ति चिन्ह के बाद जो आ रही है ये कर्ता जो है यहाँ पे इसका है, ठीक है, गायें। तो राम की गायें काली है, यहाँ पे कर्ता गाय है। इस बैग में मीठे फल हैं, ठीक है। तो इस बैग में, अब देखो आप कहोगे में लगा है, तो ये नहीं है भैया, ये क्या है आपका, ये कर्ता कारक ही है। लेकिन यहाँ पे कर्ता कौन है इसमें, इस बैग में मीठे फल हैं, तो मीठा तो आपका एडजेक्टिव हो गया, लेकिन इसका जो कर्ता है ये फल है, ठीक है। ये फल के बारे में बताया जा रहा है, उसी का परिणाम है जो बैग में निकल के आता है, वो कर्म कारक है। तो यहाँ पर ये कर्ता है आपका इसमें फल।